अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। जैसे हमने कहा था आयोनिक कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉलिड स्टेट होती है। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी, दैट वाज सॉल्युबिलिटी। एंड वी सेड दैट कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे बीइंग पोलर इन नेचर आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ठीक, फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी भी सिखाया। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे और उन एग्जाम्पल्स में हमने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी कि कैसे हम उस ट्रिक को यूज़ करके ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, नाउ कंटिन्यूइंग विद द सेम थिंग, आज हम बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, दैट इज देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, नाउ यू नो हमारे पास जो सबस्टेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू थ्री ग्रुप्स। ठीक है, से फॉर एग्जांपल वी हैव कंडक्टर्स, we have insulators and we have semiconductors। ठीक, तो कंडक्टर्स उनको कहते हैं हम जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपने थ्रू, और इंसुलेटर्स वो होते हैं विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स, हमने कल बताया था कि आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। और सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं? क्योंकि उनके कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक, नाउ अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट में अगर हम आयनिक कंपाउंड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो आयॉन्स होते हैं दे आर अनएबल टू मूव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक, लेकिन इसी क्रिस्टल को जब हम वाटर में डालते हैं, एक्वस फॉर्म में डालते हैं, या इसी क्रिस्टल को जब हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, मेल्टिंग करने का मतलब वी आर प्रोवाइडिंग हीट। हीट की वजह से क्या होगा? हीट की वजह से ये इंटरैक्शन जो है ये ब्रेक हो जाएगी, हमारे कैटाइंस और एनाइंस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। नाउ दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, और अगर हमने इनको एक्वस फॉर्म में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, वाटर में भी कल हमने देखा कि दे विल गेट सॉल्युबलाइज्ड, और सॉल्युबलाइज होने का मतलब ही है कि इनके आयॉन्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ इसी एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें उसमें क्या होंगे? फ्री कैटाइंस होंगे और फ्री एनाइंस होंगे। ठीक, नाउ इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं, इलेक्ट्रोड नंबर 1 and electrode number 2, electrode number 1 and electrode number 2, if this is connected to the positive terminal of the battery and this is connected to the negative terminal of the battery, that means we are introducing electrical current into that solution, either it's aqueous form or molten form। दोनों फॉर्म्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जड स्पीशीज के दरमियान इंटरैक्शन ब्रेक हो चुकी होंगी, ये डिसोसिएट हो चुके होंगे। नाउ दे आर फ्री टू मूव। अब क्या होगा? ये टर्मिनल जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये अट्रैक्ट करेगा किनको? नेगेटिवली चार्जड आयॉन्स को अपनी तरफ, और ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव आयॉन्स को अपनी तरफ मूव करेगा। ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सोल्यूशन के अंदर मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो जाएगी, और मूवमेंट ऑफ चार्जेस को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ठीक है ना। और ऐसे सबस्टेंसेस को, जो सबस्टेंसेस सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं बट in their molten state or in their aqueous state they can conduct electricity because of the movement of ions। ठीक है ना। ऐसे सबस्टेंसेस को हम नाम देते हैं, we call such substances as, उनको हम बोलते हैं नाम इलेक्ट्रोलाइट्स, वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, सो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, हाउएवर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस स्टेट। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सिंपल, इन सॉलिड स्टेट they are held by strong electrostatic forces of attraction and hence the ions are unable to move under the influence of an electric field, while as if we take them in the molten state or in the aqueous state their interactions would have already been broken। as a result of that there are free आयॉन्स, फ्री मोबाइल आयॉन्स, और उनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें वी कैन सिंपली से आयोनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity
do not conduct electricity in their solid state, however they conduct electricity in their molten state, or in the form of their aqueous solutions, aqueous solutions, and hence they will act as electrolytes. ठीक है, so they will act as electrolytes. I hope कि ये वाला point जो है ये clear हो गया. ठीक है, now let's move to another very important property of ionic compounds, that is what we call as isomorphism. Now what do we mean by isomorphism? Isomorphism का मतलब क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चलता है, it comprises of two words, iso and morph. iso का मतलब होता है सेम, morph का मतलब होता है स्ट्रक्चर. ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है कि देयर विल बी डिफरेंट कंपाउंड्स. डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, दे मे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक, different ionic compounds may have same crystal structure. This phenomenon is what we call as isomorphism. So isomorphism किसको कहते हैं? जैसे आपने 10th क्लास में isomerism पढ़ा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खासियत होती है, और जिसमें हमने आपने पढ़ा होगा कि isomerism का मतलब होता है जब एक ही कंपाउंड, जब डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उनको हम नाम देते हैं आइसोमर्स. और आइसोमेरिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है दैट इज आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स हो और उनका स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा हो. ठीक है ना, उस फिनोमेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं. सो वी कैन से फिनोमेना, it's that phenomena in which two or more ionic compounds have similar crystal structure. इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा. ठीक, और इनको हम नाम देंगे आइसोमॉर्फस कहेंगे, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा. ठीक है, इस सारे फिनोमेनन को आइसोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं. ठीक, नाउ आइसोमॉर्फिज्म कैसे हम पता करेंगे कि कौन से दो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होगा कि नहीं होगा? उसके लिए हमें उनकी क्रिस्टलोग्राफी करनी है. क्रिस्टलोग्राफी से हमें उनके स्ट्रक्चर्स पता हो जाएंगे और हम कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन थियोरेटिकली अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया, आपको एक पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिया गया होगा और आपसे पूछा गया हो कि बताइए इनमें से आइसोमॉर्फस पेयर कौन सी है, यानी कि इस पेयर में से कौन सी, इन पेयर्स में से कौन सी पेयर ऐसी है जिसके स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे. ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है. ठीक, द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस? सो यू विल रिमेंबर द कंडीशंस. नंबर 1, पहली कंडीशन जो है, द फर्स्ट कंडीशन फॉर टू कंपाउंड्स टू बी आइसोमॉर्फिक इज दैट both the compounds must contain same number of atoms.
बोथ द कंपाउंड्स मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। वी कैन कॉल देम एज आइसो एटॉमिक, ठीक। सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम एटम्स नहीं, सेम नंबर ऑफ एटम्स। अगर एक कंपाउंड में 3 एटम्स है, दूसरे कंपाउंड में भी टोटल में 3 एटम्स ही होने चाहिए। अगर एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 ही होने चाहिए, ठीक। पहली कंडीशन ये कि जिन दो कंपाउंड्स में सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, दे मे बी आइसोमॉर्फस, ठीक। नंबर सेकंड, द सेकंड कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट, चूंकि हम बात कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, तो आयोनिक कंपाउंड्स में ऑब्वियसली एक कैटाइन होगा और एनाइन होगा, दूसरे कंपाउंड के अंदर भी कैटाइन होगा और एनाइन होगा, ठीक। तो इनके कैटाइंस और एनाइंस में क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए वो आप याद रखेंगे। बोथ द कैटाइंस यानी कंपाउंड नंबर 1 का कैटाइन और कंपाउंड नंबर 2 का कैटाइन, बोथ द कैटाइंस must be isoelectronic, या तो दोनों के कैटाइंस क्या होने चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। एंड आई होप यू नो व्हाट आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस दोनों कैटाइंस के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए या और both the cations must be isoelectronic or must have comparable size, इनका साइज जो है वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक। मतलब उनके साइजेस में उतनी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, क्लियर। एंड नंबर थर्ड, अगर एनाइंस की बात करें तो इसमें भी एक एनाइन होगा, दूसरे कंपाउंड में भी एनाइन होगा, तो वहां पे क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए, लेट्स ट्राई टू रिमेंबर। बोथ द एनाइंस मस्ट बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दोनों एनाइंस क्या होने चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। एनाइंस भी क्या होने चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और मस्ट हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एनाइंस के लिए क्या खासियत है, उनके दे शुड बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एनाइन शुड आल्सो बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और दे मस्ट हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन हमें इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन का केस फिलहाल हम छोड़ देंगे, बाकी जो केसेस यहां पे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जांपल्स जिनसे हमें अंडरस्टैंड होगा कि कौन से कंपाउंड्स आइसोमॉर्फस होंगे। सो कंडीशन नंबर 1 क्या है, पहले जब भी हमें एक पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिया गया होगा, हम उसमें क्या ढूंढेंगे, हम पहले काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे बी आइसोमॉर्फस। अगर सेम नहीं है तो पहले ही रूल आउट हो जाएगा, दे कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक इन नेचर, ठीक। नंबर सेकंड, जब हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स टोटल में सेम आ रहे हैं, फिर हम कैटाइंस को कंपेयर करेंगे, एनाइंस को कंपेयर करेंगे। कैटाइंस को किस लिए कंपेयर करेंगे, वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द कैटाइंस। इफ दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दे मे बी आइसोमॉर्फिक। और अगर मतलब इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो हम देखेंगे कि क्या इनके कैटाइंस का साइज कंपेरेबल मत है, ठीक है। और एनाइंस के केस में हम क्या देखेंगे, वेदर दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक और दे मस्ट हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन और सेम शेप। क्लियर है बात, ठीक है ना। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, लेट्स टेक ए फ्यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, मैंने पहला एक पेयर दिया है यहां पे, NaF एंड MgO, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पेयर ऑफ आइसोमॉर्फ्स है कि नहीं, ठीक। तो कंपैरिजन के लिए हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द कंपाउंड्स। इसमें कौन कौन सा एटम है, सोडियम और फ्लोरीन, यानी टोटल में 2 एटम्स है। इसमें है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी इसमें भी 2 एटम्स है, ठीक। तो पहली कंडीशन, द कंडीशन नंबर 1, सेम नंबर ऑफ एटम्स, same number of atoms. Is it fulfilled? Yes, they have same number of atoms, ठीक। उसके बाद क्या करना है, we have to compare the cations. इसमें कौन सा कैटाइन है, Na पॉजिटिव, इसमें कौन सा कैटाइन है, Mg
Mg2 पॉजिटिव, इसमें है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है ना। जरा याद करें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यहां पे ये सोडियम पॉजिटिव है यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम इज 10. What about magnesium? Atomic number 12, but it here exists as Mg2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10, ठीक है ना। तो क्या इनके कैटाइंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस, कैटाइंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कंडीशन नंबर सेकंड इज आल्सो फुलफिल, ठीक। नंबर थर्ड, तीसरी कंडीशन क्या है? एनाइन, इसका एनाइन कौन है? F माइनस, उसका एनाइन कौन है? O2 माइनस, ठीक है ना, F माइनस एंड O2 माइनस. नाउ लेट्स कंपेयर देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट F नेगेटिव, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, बट इट इज F नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, बट इट इज O2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है. सो बोथ द एनाइंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, both the cations are isoelectronic and they have the same number of atoms. Will they be called as a pair of isomorphs? Yes, definitely. They fulfill all the conditions for them to be isomorphic in nature. Hence, we can say sodium fluoride and magnesium oxide, they are isomorphs. ठीक, सोडियम फ्लोराइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा. बात क्लियर? ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. For example, you have NaCl and KCl. We have to compare whether they are isoelectronic or not. ठीक, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? We'll count the number of atoms. इसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, सोडियम और क्लोरीन. इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, पोटेशियम एंड क्लोरीन. So the first condition is fulfilled. ठीक, what is the number second condition? The number second condition is we'll compare the whether they are isoelectronic or not, cations are isoelectronic or not. We have sodium positive and potassium positive, sodium positive and potassium positive. Sodium positive में can you tell me the number of electrons? Yes, they are 10 in number. ठीक. What about potassium? Potassium का atomic number क्या है? 19. Atomic number 19, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास कितने बचे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास बचे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Now are they isoelectronic or not? They are not isoelectronic. If they are not isoelectronic, one of the conditions is not fulfilled. That means NaCl and KCl, they will not be isomorphic in nature. ये isomorphic नहीं होंगे क्योंकि इनके कैटाइंस की अगर हमने बात की तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते हैं. नंबर सेकंड, क्या इनका साइज कंपेरेबल है? नहीं. आपने पढ़ा है कि सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, सोडियम ऊपर पोटेशियम नीचे, एंड जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है. सोडियम पॉजिटिव का साइज छोटा होगा, के पॉजिटिव का साइज काफी बड़ा होगा. बात समझ में आ रही है? इनका साइज कंपेरेबल नहीं है, इनके साइज में अच्छी खासी डिफरेंस होती है. क्लियर? ठीक. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ let's take another example. For example, we have NaNO3 and MgCO3. NaNO3 and MgCO3. NaNO3 and MgCO3. Now let's try to find out are they isomorphic or not. ठीक, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स. इसमें कौन कौन सा एटम है? एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन. तो कुल मिला के टोटल कितने एटम्स हुए? 3 और 1 4, 4 और 1 5. ठीक. जरा इसमें देखें, मैग्नीशियम 1, कार्बन 1 हो गए 2 और ऑक्सीजन 3 हो गए 5. तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है. ठीक. नंबर सेकेंड, इसमें है Na पॉजिटिव, इसमें है Mg2 पॉजिटिव. तो अभी हमने काउंट किया, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स. दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो कैटाइंस भी फुलफिल कर रहे हैं. व्हाट अबाउट एनाइंस? इसमें एनाइन कौन है? जरा देखिए, इसमें है ना एनाइन NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, और इसमें कौन सा एनाइन है? CO32 माइनस कार्बोनेट आयन. ठीक है, कार्बोनेट आयन. व्हाट वी हैव टू चेक इज, फर्स्ट वी विल चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जरा देखिए इसमें कौन कौन सा स्पीशीज है? नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है. ठीक. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. ठीक. तो दैट मींस नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑक्सीजन में कितने? एक ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, मगर यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 3. सो 3 इंटू 8 इज 24. ठीक है. तो टोटल प्लस एक है ना नेगेटिव चार्ज. ठीक है, प्लस इसमें एक नेगेटिव चार्ज है,
एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना। तो टोटल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 24 + 1 इज 25, ठीक, 25 + 7 इज 32। तो इसके अंदर टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। लेट्स ट्राई टू काउंट फॉर कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। कार्बोनेट आयन में कौन कौन सा एटम है, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 3 ऑक्सीजन का हो गया 3 × 8 दैट इज 24। और इसमें नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्जड, दैट मींस इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमें और जोड़ देने हैं। नाउ इफ यू अगेन काउंट, इट इज 24 + 6 + 2 दैट इज 8 + 24 दैट इज अगेन 32, ठीक। सो इफ यू कैन कंपेयर द नेगेटिवली चार्जड एनाइंस, ये और ये, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। सो दिस इज a pair of what, isomorphs, ठीक। एट द सेम टाइम जब आप आगे पढ़ेंगे नाइट्रेट आयन और कार्बोनेट आयन, ठीक है, यू विल सी कि इनकी ज्योमेट्री, इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल यू हैव K2SO4 and MgCO3, आपको बताना है आर दे आइसोमॉर्फिक और नॉट, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, 2 3 4 3 7, ठीक। इसमें देखिए 1 2 2 + 3 5, तो इसमें 7 एटम्स, इसमें 5 एटम्स। पहली ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, दे आर नॉट ए पेयर ऑफ आइसोमर्स, दे आर नॉट ए पेयर ऑफ आइसोमर्स। बात क्लियर होगी, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक ionic compounds, ठीक है ना। Now let's move to the another section of this chapter, that is the most important thing, जिसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में करना है, that is our covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड, तो जैसा कि आपने पहले ही लेक्चर में पढ़ा कि बॉन्ड्स जो होते हैं क्यों बनते हैं, इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिला था ऑन द बेसिस ऑफ ए थियरी, दैट थियरी इज कॉल्ड एज लीविस लैंगमियर थियरी, या कोसल लीविस थियरी, ठीक है ना। कोसल लीविस थियरी, या जिसको आपने ऑक्टेट रूल के नाम से जाना है, ठीक है। और आपने बताया था कि एलिमेंट्स इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें और वो अपने नजदीक वाले नोबल गैस की तरह बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कि अब ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, तो आपने बताया देयर आर 2 वेज। नंबर 1 वे इज बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे के पास कम होगा, जो एक्स्ट्रा वाला है वो अपना इलेक्ट्रॉन उठा के कम इलेक्ट्रॉन जिसके हैं उसको दे देगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये कैटाइन बन जाएगा, ये एनाइन बन जाएगा, इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी और आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। दूसरा जो तरीका है जिस तरीके से वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। नाउ हाउ डू वी डिफाइन ए कोवेलेंट बॉन्ड, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ये ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें 2 कंबाइनिंग एटम्स कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक, बल्कि यहां पे क्या होता है, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। सो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन पुट इट लाइक दिस, covalent bond is that type of a bond which is formed by between the 2 atoms by the mutual sharing of electrons, by the mutual sharing of electrons। क्या मतलब mutual sharing, I can take a very simple example, ठीक है। say for example there are 2 friends, ठीक, friend A and friend B, ठीक है, friend A और friend B, ठीक। now for example friend A जो है, इस friend A के पास 11 रुपीज है, ठीक है ना, it has 11 रुपीज, फ्रेंड ए के पास 11 रुपीज है, ठीक। एंड नंबर सेकेंड फ्रेंड बी जो है, इस फ्रेंड बी के पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 9 रुपीज है। आई यूजुअली गिव दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। लेट्स से वी हैव दिस सिचुएशन कि 2 फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड ए और दूसरा फ्रेंड बी। फ्रेंड ए के पास है 11 रुपीज, फ्रेंड बी के पास है 9 रुपीज, ठीक है। नाउ इन फ्रेंड्स को अब क्या सूझा दिमाग में कि उन्होंने बताया कि हमें चॉकलेट खरीदना है, फॉर एग्जांपल इनको चॉकलेट खरीदना है 10 रुपए का चॉकलेट, ठीक है, 10 रुपीज, 10 रुपए का चॉकलेट इनको खरीदना है, ठीक। तो अगर 10 रुपए का चॉकलेट इनको
खरीदना है तो आप मुझे बता सकते हो क्या ये दोनों खरीद सकते हैं? क्या ये दोनों खरीद सकते हैं? अगर आप इनके नंबर ऑफ रुपीज की तरफ देखें, इसके पास 11 रुपीज है, 11 रुपीज है और चाहिए इसको सिर्फ 10, तो दैट मीन्स ये तो बिल्कुल आराम से चॉकलेट ले सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस फ्रेंड, फ्रेंड बी, इसके पास सिर्फ 9 रुपीज है, ये 9 रुपीज की वजह से 10 रुपए का चॉकलेट नहीं खरीद सकता, ठीक है ना। नाउ इफ यू एनालाइज द सिचुएशन, क्योंकि ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये दोस्त ए जो है ये सोचेगा कि मेरे पास 11 रुपए हैं और इसके पास 1 रुपए की कमी है, ठीक है ना, 1 रुपए की कमी है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा 1 रुपीज बचेगा, मैं उस 1 रुपी को बी को डोनेट कर देता हूं, ठीक है ना, मैं इस 1 रुपी को बी को दे देता हूं, सो दैट बी जो है ये भी चॉकलेट खरीदने के सिचुएशन में आ जाए, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट इट विल डू, इसके पास रहेंगे 10 रुपए और ये अपना 1 रुपए कंप्लीटली अपने फ्रेंड को डोनेट करेगा, क्योंकि 1 रुपए देना वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंप्लीटली इसको डोनेट कर देगा। अब इसके पास भी क्या आएंगे, इसके पास भी 10 रुपीज आएंगे, ठीक। अब ये भी खुशी खुशी चॉकलेट खरीद सकता है, ये भी खुशी खुशी चॉकलेट खरीद सकता है, ठीक है ना। नाउ इफ यू एनालाइज द सिचुएशन, आप लोगों को बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन आपने इससे पहले लेक्चर्स में देखी थी, जिसको हमने नाम दिया था आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड में आपने क्या देखा था, एक एटम ऐसा होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा एटम ऐसा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये कैटाइन बन जाता था, ये एनाइन बन जाता था और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता था, जिसको आपने आयनिक बॉन्ड का नाम दिया, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिचुएशन, एक और सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड ए है और यही फ्रेंड बी है। अब इस बारी फ्रेंड ए के पास 5 रुपीज है और फ्रेंड बी के पास भी 5 रुपीज है, ठीक। फ्रेंड ए के पास भी 5 रुपीज है और फ्रेंड बी के पास भी 5 रुपीज है, ठीक है। नाउ फिर से ये सोच रहे हैं कि हम चॉकलेट खरीदेंगे 10 रुपए का चॉकलेट खरीदेंगे, ठीक है ना। क्या फ्रेंड ए 10 रुपए का चॉकलेट खरीद सकता है? नहीं। क्या पर्सन बी फ्रेंड दिस चॉकलेट खरीद सकता है 10 रुपए का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो इसके पास बराबर अमाउंट है ना ही इसके पास बराबर अमाउंट है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ना ही ये खरीद सकता है ना ही ये खरीद सकता है, ठीक है ना। नाउ अनदर सिचुएशन इज देयर। अब हम पहली वाली सिचुएशन देखेंगे। फ्रेंड ए फ्रेंड बी से कहेगा कि मुझे अपने 5 रुपए दे दो, ठीक है ना। अगर इसने इसको 5 रुपए दे दिए तो ये खरीद पाएगा, लेकिन इसको खुद कुछ नहीं बचेगा। क्या ये इसको देगा? नहीं देगा। एवरीबडी इज सेल्फिश, ठीक है ना, तो ये इसको नहीं देगा, उल्टा ये बोलेगा इसको नहीं, आप ही मुझे दे दो, इस बारी मैं ले लूंगा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ना ही ये इसको देने की टेंडेंसी रखता है 5 रुपए और ना ही ये इसको टेंडेंसी रखता है देने की 5 रुपए। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, बाई डोनेशन और बाई कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ अमाउंट, दे कैन नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, दे कैन नॉट रिजल्ट इन बाइंग ऑफ दैट चॉकलेट ऑफ 10 रुपीज, ठीक। नाउ देयर इज अनदर सिचुएशन। अब इन्होंने एक जुगाड़ किया, ठीक है ना। क्या जुगाड़? इन्होंने बोला कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप मुझे 5 रुपए दो या मैं आपको 5 रुपए दूंगा, ठीक है ना। नाउ एक और तरीका है। क्या तरीका? ये कहेंगे कि वी विल पुल अप दीज 5 रुपीज, ठीक है ना। आप भी 5 रुपए दे दो, मैं भी 5 रुपए दे देता हूं, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसके 5 रुपए और इसके 5 रुपए जब मिले तो टोटल में क्या बन गया? 10 रुपीज, ठीक। नाउ अब 10 रुपीज बन गए, लेकिन ये 10 रुपीज कैसे बने? 10 रुपीज कैसे बने? क्या इसने इसको दे दिए या इसने इसको दिए? नहीं, बल्कि इसने भी 5 रुपए दिए, इसने भी 5 रुपए दिए, इसका भी कंट्रीब्यूशन है इक्वल, इसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, और इस इक्वल कंट्रीब्यूशन से यहां पे जो अमाउंट जनरेट हुआ, इस अमाउंट से वो चॉकलेट खरीद सकते हैं, वो इस अमाउंट से चॉकलेट खरीद सकते हैं, ठीक है ना। नाउ ये चॉकलेट जो इन्होंने खरीदा, अब मुझे बताइए इस चॉकलेट पे हक किसका है, ठीक है ना। क्या इस पे सिर्फ ए का हक है कि बी का हक है? नहीं, ना ही ए का कंप्लीट हक है ना ही बी का कंप्लीट हक है, इस पे दोनों का इक्वल हक है, ठीक है ना। इस तरह के कंट्रीब्यूशन को आप म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, और ऐसा ही कुछ एटम्स के दरमियान भी होता है। और कब हो सकता है ये सब? ये तब पॉसिबल है जब एटम ए बी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एटम बी भी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो अब ये एक मिडवे इख्तियार करेंगे, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, एज सच इन सच अ वे कि जब इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया तो अब जो वहां पे पूल में इलेक्ट्रॉन्स जमा हुए
उस पे इसका भी हक है उतना ही, उस पे इसका भी उतना ही हक है, ठीक है ना। इस तरह की बॉन्डिंग को, जिस बॉन्डिंग में दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं by means of mutual sharing of electrons, that is what we call as a covalent bond। ठीक, मिसाल के तौर पर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये कैसे बनता है? हाइड्रोजन के एटम से बनता है। नाउ इफ यू रिमेंबर, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, नाउ हाइड्रोजन का नजदीक वाला नोबल गैस कौन है? हाइड्रोजन का नजदीक वाला नोबल गैस है हीलियम। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो। हाइड्रोजन के पास एक, इसके पास भी एक। नाउ अगर ये इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये हीलियम के जैसा बन जाएगा, लेकिन ये जो है इसके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना। नाउ व्हाट दे विल डू, ये कहेंगे ऐसे, ये बोलेगा ये हाइड्रोजन मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, आप भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो। उस एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पे कितने बन जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, जितना हक इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे इस हाइड्रोजन का है, उतना ही हक इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे, इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे इस वाले हाइड्रोजन का भी है। दैट मींस यहां पे टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो। ये दो इलेक्ट्रॉन्स में साइमल्टेनियसली इसके साथ भी काउंट कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं कहूंगा कि साइमल्टेनियसली ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी हैं और यही दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हाइड्रोजन के भी हैं। ठीक है। नाउ व्हेन आई एम काउंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसके साथ भी दो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहा हूं और इसके साथ भी दो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहा हूं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई कैन से इसका भी सेटिस्फेक्शन हो गया, ये भी हीलियम के जैसे बन गया, ये भी हीलियम के जैसे बन गया। ठीक है ना। सो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड वजूद में आता है, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट bond। ठीक, so if we define what is a covalent bond, we can say it is that type of a bond, covalent bond, it is that type of a bond, it is that type of a bond which is formed by which is formed between two atoms, which is formed between two atoms by mutual sharing of electrons, by mutual sharing of electrons, by mutual sharing of electrons। ठीक है ना। इसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनता है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक, नाउ शेयरिंग जब भी होती है, अब शेयरिंग दो तरीकों से होगी, एक इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, या ए ने भी दो इलेक्ट्रॉन्स दिए, बी ने भी दो इलेक्ट्रॉन्स दिए, या ए ने भी तीन इलेक्ट्रॉन्स दिए, बी ने भी तीन इलेक्ट्रॉन्स दिए, जिसको हम इक्वल कंट्रीब्यूशन कहेंगे। दोनों की तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड देन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। उसको हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिखाया हाइड्रोजन का। ठीक, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी कैन से इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोल सकते हैं, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरीकों से होगी, बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग। नंबर सेकेंड तरीका है बाय अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, बाय unequal contribution and mutual sharing। क्या मतलब है unequal contribution and mutual sharing? इसका क्या मतलब है? I'll take the example। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता था? ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, इसके पास भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इसके पास भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा एक कंपाउंड की फॉर एग्जांपल यू हैव, मैं कंपाउंड की बात नहीं करूंगा, पहले मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक, इन जनरल अगर हमारे पास एटम ए है और एटम बी है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जो बॉन्ड यहां पे बनेगा इट विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, और दूसरा बी है,
ठीक, समझने की कोशिश करिएगा। ए के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ए के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक। लेकिन बी जो है इसके पास कुछ नहीं है, बी जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसको वो कंट्रीब्यूशन में इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, व्हाट विल हैपन कि ये ए जो है एक ही तरफ से ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब वो बी के साथ शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब वो बी के साथ शेयर करेगा। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे प्रेजेंट है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या ये बी का था कि ये ए का था? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए के थे। अब लेकिन ए क्या कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बी के साथ शेयर कर रहा है, इसको नहीं दे रहा है। अगर इसको दे देगा तो वो आयोनिक बॉन्ड बना देगा। लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, दूसरी सिचुएशन एक है कि ए के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। अगर ये इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो ये भी 2 दे देता, ये भी 2 दे देता, इक्वल कंट्रीब्यूशन होती, नॉर्मल बॉन्डिंग हो जाती, ठीक। बट देयर इज सम सिचुएशन जिसमें जब ए के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो, बी के पास नहीं हो, तो ए के ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं, ए के ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा के बी के साथ शेयर करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब इसने शेयरिंग की, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे बचा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, अब ये चूंकि शेयर कर रहा है बी के साथ, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ये ए का भी माना जाएगा और ये बी का भी माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रही है, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कंट्रीब्यूशन में, बी की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है। इस तरह के बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो अनदर टर्म वी हैव यहां पे हमने डिस्कस की है, that is what we call as coordinate covalent bond. So what is a coordinate covalent bond? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से बनता है, मगर इस वाले बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के एक ही एटम की तरफ से आते हैं, दूसरे एटम की तरफ से कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होती है, ठीक है। और इस बॉन्ड को, जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को हम नॉर्मल लाइन से डिनोट करते हैं। सो व्हेनेवर यू सी अ नॉर्मल लाइन, इट मींस इट्स अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आया है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना हो, जैसे कि यहां पे कंट्रीब्यूशन किसने की, ए ने, ठीक है, किसकी तरफ कंट्रीब्यूशन की, बी की तरफ, तो हम इस बॉन्ड को भी दिखाते हैं लाइन से, बट विद एन एरो, ठीक है। और ये एरो पॉइंट होता है किसकी तरफ, उस एटम की तरफ जिसके पास से कुछ नहीं आता है। स्टार्ट कहां से होता है, जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो व्हेनेवर यू सी एन एरो टाइप ऑफ बॉन्ड इन एनी मॉलिक्यूल, आपके दिमाग में फौरन आएगा कि ए और बी के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असल में आए किससे हैं, ए से, लेकिन बी के साथ क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहेंगे हम, इट इज दैट टाइप ऑफ ए बॉन्ड विच इज फॉर्मड बिटवीन द 2 एटम्स इन सच अ वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली 1 एटम बट म्यूचुअली शेयर्ड बाय 2 एटम्स, ठीक है ना। सो आई कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, सो वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंपल डेफिनेशन में लिख रहा हूं, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्मड बिटवीन 2 atoms, which is formed between 2 atoms in such a way that both the electrons are contributed by a single atom, and mutually shared by both the atoms,
बाई बोथ द एटम्स, ठीक, जिसमें कंट्रीब्यूशन एक ही की तरफ से आता है लेकिन शेयरिंग दोनों में हो जाती है, ठीक है ना। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, represented by an arrow pointing towards the atom which does not contribute, pointing towards the atom which does not contribute, ठीक है। तो pointing towards the atom which does not contribute, ठीक। और ये बॉन्ड कब बनेगा? ये बॉन्ड तब बनेगा जब एटम ए के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो फुलफिल हो चुका हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो फुलफिल हो चुका हो। क्या मतलब है इसका? फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये आगे आपको हेल्प करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अमोनिया मॉलिक्यूल की, तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है लिविस स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। NH3, अगर आपको NH3 बनाना है तो आप क्या करोगे? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर 7, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। तो उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से दैट मींस इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और इसके ऊपर बचेंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1, 2, 3, 4 और 5। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? हाइड्रोजन से। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? हाइड्रोजन से। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? हाइड्रोजन से, ठीक है। नाउ इफ आई ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? ये 2 भी मैं इसके साथ कंसिडर कर सकता हूं ना, बिकॉज इन 2 पे इसका भी हक है, इसका भी हक है, तो मैं ये इसके साथ भी काउंट करूंगा। इन 2 को भी मैं नाइट्रोजन के साथ काउंट कर सकता हूं, इन 2 को भी मैं नाइट्रोजन के साथ काउंट कर सकता हूं, इन 2 को मैं हाइड्रोजन के साथ भी काउंट कर सकता हूं, इन 2 को मैं हाइड्रोजन के साथ भी काउंट कर सकता हूं, इन 2 को मैं हाइड्रोजन के साथ भी काउंट कर सकता हूं। नाउ इफ यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद द नाइट्रोजन, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। हाइड्रोजन के पास 2, 2 और 2, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है इक्वल कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, इसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अब इसी चीज को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये नाइट्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब इसके पास अभी भी क्या बचा है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप लोन पेयर कहते हैं, इनको आप बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये वाले, इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, इसको हम नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। नाउ इसके पास बचा है ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर यहां से इसके साइड से एक एटम निकला H पॉजिटिव, एक एटम निकला H पॉजिटिव, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है इस H पॉजिटिव को भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन होता, ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मैं कहता हूं कि यहां पे H पॉजिटिव के बजाय हाइड्रोजन होता, इट वाज लाइक दिस। अब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास है ना एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता, तो क्या ये पॉसिबिलिटी थी वहां पे कि नहीं? आप कहेंगे कि पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन काउंट पे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूं, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स आए। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये हाइड्रोजन एटम के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। अलबत्ता अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव यहां से निकला, हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसके पास जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो इसने लूज कर दिया है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के पास है ना अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस वक्त ये क्या करेगा? ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करवाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करवाएगा। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो अब जरा काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स, फिर से 2, 2, 4, 2, 6,
और इस बॉन्ड में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 ही होंगे ना, क्योंकि वो दोनों नाइट्रोजन की तरफ से ही आए हैं। लेकिन इस हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब हाइड्रोजन के साथ भी मैं कंसीडर करूंगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं अब नाइट्रोजन के साथ भी कंसीडर करूंगा। दैट मींस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ा नहीं, लेकिन H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ गया। जब भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक ही इसने दिया, एक इसने दिया, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ गया बाय 1, इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ गया बाय 1। ऑलरेडी इनिशियली इसके पास क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन, अब कितने आए? 2, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ गया बाय 1। व्हेनेवर ए नॉर्मल बॉन्ड इज फॉर्मड, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ बोथ द एटम्स इंक्रीजेस बाय 1। अगर डबल बॉन्ड बनाया बाई 2, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया बाई 3। लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के वक्त ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी है ना वहां ही। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के वक्त जिस एटम ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे पहले भी इसके साथ में काउंट कर रहा था, अब भी इसके साथ में काउंट कर रहा हूं। दैट मींस जो कंट्रीब्यूटर होता है, जो डोनर एटम होता है, उस डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बट जो एक्सेप्टर एटम होता है, यहां पे मैं इसको एक्सेप्टर एटम कहूंगा, हालांकि ये सही बात नहीं है, एक्सेप्टर एटम कहूंगा, यानी कि जिसके पास नहीं था, अब जिसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हो गया ना बाय 2 यूनिट्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी मैं मान सकता हूं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हो गया बाय 2 यूनिट्स। तो यहां पे कुल मिला के बात ये आ गई कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ तब बनेगा जब कंट्रीब्यूट करने वाला एटम ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, इसको इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, यानी कि अगर इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तब जाके ये एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से इसका इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ेगा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं बढ़ा तो इसका मतलब यह है इट शुड ऑलरेडी बी सेटिस्फाइड। ठीक, लेकिन जो डोनर कंट्रीब्यूटर सॉरी जो एक्सेप्टर एटम होता है, उसका काउंट इंक्रीज होता है बाय 2 यूनिट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट। ठीक, तो कुल मिला के हमने यहां पे जो डिस्कशन किया वो ये कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होती है तो इलेक्ट्रॉन काउंट्स बढ़ जाते हैं। हर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होता है by 1 unit, by 1 electron। ठीक है, when there is equal contribution, and there is another possibility कि contribution एक ही की तरफ से होगी लेकिन शेयरिंग दोनों के दरमियान होगी। ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो कंट्रीब्यूटर एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक्सेप्टर एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हो जाता है बाय 2 यूनिट्स। ठीक है ना, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज ए नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।